जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 के एएसओ के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये सेट जो है वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का है और ये सेट नंबर 11 है। और इससे पहले हम 10 सेट और करा चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। और इसमें टोटल 150 सवाल हम कराएंगे, जिसमें से 75 जीके जीएस रहेगा और 25 सवाल मैथ का रहेगा और 50 सवाल रीजनिंग का रहेगा। टोटल 150 सवाल कराएंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप भी साथ साथ बनाते चलिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है वो रीजनिंग का है, तो हम इसका आंसर बताते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा। एक का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दो की बात करें तो दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दो के आंसर बी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। तीन के जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीन के आंसर बी। और चार की बात करें तो चार के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर सी। और पाँच के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाँच के आंसर। और छः की बात करें तो छः के आंसर ए हो जाएगा, छः के आंसर ए। और सात के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सात के आंसर। और आठ की बात करें तो आठ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा इसका, आठ के आंसर बी। और नौ के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा इसका, नौ का। और 10 की बात करें तो 10 का ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा इसका, 10 का। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जी, यहाँ से जीके है, अब सॉल्यूशन करते हैं जीके का। 11 नंबर सवाल में कह रहा है खाली स्थान पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा रेखा निर्माण करती है। तो ये जो निर्माण करता है वो करता है विंध्य पर्वत, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, विंध्य पर्वतमाला। और इसके बारे में कुछ बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला के सबसे उत्तम बिंदु अमरकंटक है, ये याद रखिए, उच्चतम बिंदु जो है वो अमरकंटक है। और विंध्याचल पर्वतमाला पठार का दक्षिण छोर बनाते हैं, ये याद रखिएगा। और इसके बाद जो है दो शाखाओं में बट जाता है, एक कैमूर की श्रेणी में और दूसरा मैकाल की श्रेणी में। और एक याद रखिएगा, हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है पर्वत श्रेणी हिमाद्री है, और पार हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, तो हिमाद्री के बारे में याद रखिएगा। और फिर सह्याद्री जो है, सह्याद्री पर्वतमाला श्रृंखला पश्चिमी घाट से संबंधित है, सह्याद्री, ये याद रखिएगा। और हिमालय के सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी जो है वो हिमालय के सबसे दक्षिण में है। अगला सवाल 12 नंबर में कह रहा है गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो गंगा नदी के जो दो प्रमुख स्रोत है वो है भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए भागीरथी और अलकनंदा। और गंगा नदी वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। और फिर गंगा नदी की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। और गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। और फिर गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है, ये भी याद रखिएगा। और गंगा कार्यक्रम योजना 1985 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1985 में, ये याद रखिएगा। और कुछ बात करें तो चोल शासक राजेंद्र चोल भी गंगा से जल मंगवाया था, ये याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ बात करें तो उद्गम जो होता है वो गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता है, उत्तरकाशी नामक स्थान से, गंगा नदी का। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ये भी याद रखिएगा। और देश की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, भारत का सबसे लंबा नदी गंगा। और भारत से बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो 2900 किलोमीटर पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में याद रखिएगा ये। और एक याद रखिएगा, बिहार को गंगा नदी बीचे बीच से दो भाग में बांटता है। और बिहार के टोटल 12 जिला जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे सवाल है 13 नंबर, कह रहा है दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाया जाता है काली मिट्टी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, काली मिट्टी। और इसके बारे में कुछ बात करें तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी होता है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। और एक याद रखिएगा, लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लाल मिट्टी का रंग, ये याद रखिएगा इसके बारे में।
14 नंबर सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो कौन जो है वो विश्व के कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा सेंटोस। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। सेंटोस को विश्व के कहवा का पतन कहा जाता है और सेंटोस ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। और फिर यहाँ से विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात के लिए जाने के कारण निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन भी कहते हैं। और भारत में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन राज्य जो है वो कर्नाटक है, यानी कि भारत में कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है 15 नंबर, भारत के पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये पाया जाता है चीड़। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, चीड़ प्रकार के। और पर्वतीय वनों में ओक, लॉरेल, चेस्टनट और फिर बर्च, ये सब जो है वो वृक्ष पाया जाता है। और नागफनी मरुस्थल वनों में पाया जाता है। नागफनी जो है वो मरुस्थल में पाया जाता है। आगे सवाल देखते हैं, दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो मदुरै को बोला जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मदुरै नहीं होगा, ये हो जाएगा कोयम्बटूर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर बोला जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को बोला जाता है। और कानपुर यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और मैनचेस्टर सिटी मुख्य रूप से इंग्लैंड में स्थित महानगर है। इंग्लैंड में स्थित महानगर है मैनचेस्टर का। और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन 1859 में किया गया था। और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे सवाल देख लेते हैं, भूपर्पटी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की ज़मीन बैठ गई हो, क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है होर्स्ट। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, होर्स्ट कहा जाता है। और कुछ बात करें तो हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, ये याद रखिएगा। और आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। आगे जो सवाल है वो हो जाएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को कौन जोड़ता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप की बात करें तो ये जोड़ता है 9 डिग्री चैनल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 9 डिग्री चैनल हो जाएगा इसका आंसर। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है, 8 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है, 10 डिग्री चैनल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ये याद रखिएगा। आगे 19 नंबर सवाल में है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो ये होता है क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ट्रोपोस्फियर। और पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल के ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होता है। और क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर जो है वो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, या फिर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये सब याद रखिएगा। और सभी वायुमंडलीय घटना जो है इसी मंडल में घटता है, क्षोभ मंडल में ही। और क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। और आयन मंडल में रेडियो संचार के लिए आदर्श मंडल माना जाता है आयन मंडल को। आगे जो है वो 20 नंबर सवाल कह रहा है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो ये हो जाएगा, कौन सा जोड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा कपास और गुजरात। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, यही जोड़ा सही है। और कोरबा ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसके बारे में बात करें तो जो कि एनटीपीसी द्वारा स्थापित देश का सबसे बड़ा विद्युत गृह है कोरबा ताप विद्युत गृह, ये याद रखिएगा। और कुछ बात करें तो ताप विद्युत संयंत्र और एक तरफ राज्य याद रखिएगा। तो कहलगांव जो है वो बिहार में पड़ता है। और टांडा ताप विद्युत संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और फिर बिंधीनगर जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और रिहंद नगर ताप विद्युत परियोजना रिहंद नगर जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। आगे जो सवाल है वो मैथ रीजनिंग का है, इसका आंसर बता देते हैं। 21 का ए आंसर हो जाएगा इसका, 21 का ए। और 22 की बात करें तो 22 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 22 के आंसर।
और 23 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 का आंसर। और 24 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 का आंसर डी हो जाएगा। और 25 की बात करें तो 25 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे जो सवाल है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है एंजाइमों का उनके सबस्ट्रेटों के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो ये जो है वो हो जाएगा लाइपेज वसाओं का हो जाएगा, और न्यूक्लिएज जो है वो हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल का, और फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ये हो जाएगा प्रोटीन पेप्टोन और प्रोटियोजो का, और ये जो है डाइपेप्टाइडेज हो ये हो जाएगा डाइपेप्टाइड्स का। तो 4 का डी होगा। और इसका 26 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, 26 का डी। और लाइपेज वसा का पाचन करता है, ये याद रखिएगा। और न्यूक्लिएज जो है वो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। और प्रोटीन का पाचन कार्बोक्सी पेप्टिडेज के द्वारा करता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है 27 नंबर में कह रहा है लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संततियों की विविधताएं अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों की तुलना में अधिक प्रदर्शित होती है, क्यों? तो ये जो होता है क्योंकि जनकों के युग्मकों में आनुवंशिक संगठन मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और अधिक जटिल जीवधारी अलैंगिक प्रजनन की अपेक्षा लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होता है। आगे सवाल है 28 नंबर में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि है? अदिश के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा धारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, धारा जो है वो अदिश राशि है। और सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि वे भौतिक राशि होता है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है सदिश राशि के उदाहरण वो हो जाएगा विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, भार, बल आघूर्ण और कोणीय वेग, ये सब होता है सदिश राशि में आता है। और एक याद रखिएगा अदिश राशि, तो अदिश राशि जो है वो केवल एक संख्या और इकाई है, यूनिट द्वारा दर्शाया जाता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देख लेते हैं 29 नंबर में कह रहा है केपलर के दूसरे नियम का परिणाम क्या है? तो केपलर के दूसरे नियम का जो परिणाम है वो हो जाएगा कोणीय संवेग संरक्षण का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कोणीय संवेग संरक्षण का। आगे सवाल है निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में से कौन सा आवर्त सारणी के वर्तमान ढांचे में समायोजित नहीं किया जा सकता? तो ये हो जाएगा 126। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 126। और परमाणु क्रमांक जो है वो टोटल 118 तक ही है, ये याद रखिएगा। और कुछ बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 वर्ग और 7 आवर्त है, 18 वर्ग और 7 आवर्त है, ये याद रखिएगा। और वर्ग 1 को क्षार धातु कहते हैं और वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु। और कुछ बात करें तो वर्ग 3 से 11 तक वर्ग को संक्रमण धातु कहते हैं। और 13 वर्ग को बोरॉन वर्ग कहते हैं। और 14 वर्ग को कार्बन वर्ग कहते हैं। और 15वां वर्ग को नाइट्रोजन वर्ग या फिर निकोजेंस वर्ग बोलते हैं। और 16वां वर्ग को ऑक्सीजन वर्ग या चक्लोजेंस वर्ग बोलते हैं। और फिर 17 वर्ग को हैलोजन वर्ग और 18वां वर्ग को अक्रिय गैस वर्ग बोलते हैं। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट था वो हम बता दिए हैं, आगे ध्यान रखिएगा। और एक याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है और प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु और अंतिम तत्व अक्रिय गैस है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर की बात करें तो 31 नंबर में कह रहा है एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 13 और तीसरे आवर्त में है, निम्नलिखित में से यह तत्व कौन से गुण प्रदर्शित करेगा? तो कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा? तो ये हो जाएगा ठोस धात्विक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ठोस धात्विक, याद रखिएगा। और आगे बात करें तो आगे सवाल देख लेते हैं क्या है। 32 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तमता से पूरा करेगा? तो कौन सी आकृति है देख लेते हैं क्या है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
तो ये जो है वो रीजनिंग है। 32 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर डी। इसका PDF हम टेलीग्राम से दे देंगे, टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। 33 के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 34 के आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और 35 के आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 के आंसर और 36 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36 के आंसर और 37 की बात करें तो 37 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 38 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 के आंसर और 39 के ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 39 का ए और 40 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा और 41 की बात करें तो 41 के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 42 में कह रहा है 42 में हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है। तो हिडकल परियोजना की बात करें तो ये हो जाएगा घाट प्रभा पे है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका घाट प्रभा। और घाट प्रभा नदी जो है वो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, ताप्ती नदी पर काकड़ा पारा परियोजना है और नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोरडी नदी पर है, ये याद रखिएगा। और गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। आगे सवाल है 43 नंबर में कह रहा है सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभवतः क्या है। तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका उष्णकटिबंधीय वन। और कुछ बात करें तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता केरल के शांत घाटी में पाया जाता है, साइलेंट वैली में। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WG रोजेन ने किया था, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है 44 नंबर में मिलान करने के लिए बोल रहा है, एक तरफ पवन है और एक तरफ क्षेत्र है। तो ये जो 44 नंबर में है इसका हो जाएगा बोरो जो है बोरो का हो जाएगा इटली और फिर बोरो का इटली हो जाएगा और फिर मिस्ट्रल का हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस और बात करें तो खमसीन का हो जाएगा, खमसीन का मिस्र हो जाएगा और फिर हरमट्टन की बात करें तो ये हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका 44 का आंसर बी होगा। और कुछ नाम और उसके स्थान बता देते हैं तो जैसे कि हबूब जो है वो सूडान में है और फिर बिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हवा है और फिर रॉकी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा और पैम्पेरो जो है वो अर्जेंटीना में है और पुरगा टुंड्रा प्रदेश में है। तो ये सब याद रखिएगा। और एक बोरा होता है वो एड्रियाटिक तट पर है। आगे सवाल है क्या है देखते हैं। 45 नंबर में कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो ये हो जाएगा 18, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका 18। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। कितना है 943। और भारत में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084 है और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा का है 2011 के अनुसार 879 हो जाएगा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। आगे सवाल देखते हैं क्या है। 46 नंबर में कह रहा है अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। तो ये जो शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। और 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के बाद पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में राजस्थान होगा। सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला में, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ये जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। 47 का आंसर सी हो जाएगा।
और कुछ बात करें तो संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील जो है वो अनुच्छेद 132 हो जाएगा, और सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें जो है वो अनुच्छेद 133 के तहत होगा, और फिर आपराधिक विषयों से जुड़ा अपील जो है वो अनुच्छेद 134 में होता है, और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें जो है वो अनुच्छेद 136 में होता है। तो ये सब आर्टिकल याद रखिएगा। और अनुच्छेद 134 के एक के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। आगे सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य से है? तो ये जो संबंध है वो हो जाएगा सरकारिया आयोग का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सरकारिया आयोग। और एमएस से सरकारिया की अध्यक्षता में गठित 1983 में केंद्र राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग अब तक का केंद्र राज्य संबंध पर गठित सबसे महत्वपूर्ण आयोग है। और फिर मलीमथ समिति का गठन 2000 में किया गया था, मलीमथ समिति का गठन 2000 में। और श्री कृष्ण समिति की स्थापना 2017 में किया गया था, श्री कृष्ण आयोग का। और ठक्कर आयोग की स्थापना 1984 में किया गया था, ठक्कर आयोग का। और ठक्कर आयोग की स्थापना इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए गठित किया गया था। आगे सवाल है 49 नंबर। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका जो आधार है वो हो जाएगा विधायिका कार्यपालिका का संबंध। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, विधायिका कार्यपालिका का संबंध। और संसदात्मक प्रणाली जो है वो इसका जनक ब्रिटेन को माना जाता है। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुनें। तो ये जो अवरोही क्रम है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके बाद बिहार। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, सी। और कुछ बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या 31 है। और उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का 19 सीट है। उसके बाद है तमिलनाडु का 18 सीट। उसके बाद है पश्चिम बंगाल का 16 और बिहार का 16, ये याद रखिएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकता है, और वर्तमान में जो है वो 245 है, ये याद रखिएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 89 के तहत। 51 नंबर सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हो जाएगा उन राज्यों की विधान परिषदें जिनमें वे हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 51 के डी। और कुछ बात करें तो विधान परिषद का उत्सादन या सृजन जो है वो अनुच्छेद 169 के अधीन किया संसद के द्वारा किया जाता है। और विधान परिषद की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 171 के अंतर्गत है। आगे सवाल देखते हैं क्या है। और एक याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम विधान परिषद का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। और अभी वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। और वो 6 को नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में उसके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो एक है उत्तर प्रदेश में 100 है सीट। और कर्नाटक में 75 सीट है। और महाराष्ट्र में 78 सीट है। बिहार में 75 सीट है। आंध्र प्रदेश में 58 सीट है। और तेलंगाना में 40 सीट है। तो ये सभी याद रखिएगा 6 के बारे में। 6 भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है। आगे सवाल देखते हैं। 52 नंबर में जो है वो मैथ रीजनिंग का है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 52 का आंसर। और 53 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 54 की बात करें तो 54 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, 54 का। आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा, इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 के। और 56 के जो बात करें तो 56 के आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 56 के आंसर। और 57 में जो है वो कह रहा है शुक्र द्रव्य वीर्य का तरल भाग है, मिलाया जाता है। तो ये जो मिलाया जाता है वो हो जाएगा शुक्राशय द्वारा, उसके बाद फिर प्रोटेस्ट द्वारा, और उसके बाद फिर बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि के द्वारा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी होगा। और कुछ बात करें इसके बारे में तो
शुक्राशय जो है, शुक्राशय जोड़ीदार और प्रोटेस्ट ग्रंथि तथा और जो है वो बल्बो यूरिथ्रल, ये जो है वो ग्रंथि या का उपसर्ग है, ये याद रखिएगा। और इसका स्राव जो होता है वो शुक्र द्रव्य का निर्माण करता है। और कुछ बात करें तो वीर्य जो है वो पुरुष प्रजनन प्रणाली द्वारा उत्पादित एक तरल पदार्थ है जो शुक्राणु को महिला प्रजनन पथ में जाता है, ये याद रखिएगा। और वीर्य के मुख्य घटक के बारे में बता देते हैं। तो शुक्राणु जो होता है 1 से 5% होता है, और शुक्रपुटिका द्रव्य जो होता है वो 65 से 75% होता है, और प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट द्रव्य 25 से 30% होता है, और बाकी अन्य द्रव्य होता है, ये याद रखिएगा। जिसमें कि और जिंक होता है, कैल्शियम होता है, ये सब होता है, फ्रुक्टोज होता है, एंजाइम होता है, ये सब अन्य द्रव्य होता है। ये सब मिल करके ही शुक्राणु बना होता है, वीर्य बना होता है। आगे सवाल है 58 नंबर में, कह रहा है कीटों के कुछ वर्णकों में कुछ में 17 गुणसूत्र तथा अन्य में 18 गुणसूत्र होते हैं। 17 एवं 18 गुणसूत्र धारण करने वाले जीव हैं। तो ये जो है वो हो जाएगा क्रमशः नर व मादा होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नर व मादा, याद रखिएगा। और आगे सवाल देखते हैं 59 नंबर में, कह रहा है एक तारा पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है। यदि इसका त्वरण पृथ्वी की ओर हो तो पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक को यह प्रतीत होगा। तो ये जो प्रतीत होगा वो लगातार बैगनी की ओर बदलता हुआ। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण यह बैगनी प्रतीत होता है, ये याद रखिएगा। एक उत्तल लेंस, कांच का एक गुटका, कांच का एक प्रिज्म एवं एक ठोस गोलाकार गेंद समान पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम से बने हैं। विक्षेपण क्षमता होगी केवल, तो ये जो होगा केवल ये हो जाएगा गुटके, कांच के गुटके व प्रिज्म में, और लेंस व ठोस गेंद में, और प्रिज्म में। तो ये सभी चारों में होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, 60 का आंसर डी होगा। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। आगे सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से किन दो शर्तों को एक साथ लागू करने पर कोई गैस आदर्श व्यवहार से सर्वाधिक विचलित होती है। तो ये जो विचलित होता है वो होता है निम्न दाब पर और उच्च ताप पर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। और कुछ बात करें तो जबकि उच्च दाब और निम्न दाब पर कोई गैस आदर्श व्यवहार से सर्वाधिक विचलित होता है, और वह गैस जो आदर्श गैस होता है, ये याद रखिएगा। और गैस से उच्च दाब एवं निम्न दाब में द्रवित हो जाता है। आगे है सवाल, देखते हैं क्या है। 62 नंबर में है निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन में से कौन है। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ये हो जाएगा लकड़ी का क्षरण, और फिर लकड़ी का दहन, और लकड़ी का चीरना। ये नहीं होगा, ऑप्शन 1 और 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, 1 तथा 2। और आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है मैथ रीजनिंग का, इसका आंसर बताते हैं। 63 का आंसर सी हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ पे आप जा करके डाउनलोड करके बना लीजिएगा। 64 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 65 की बात करें तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 65 के आंसर। और 66 की बात करें तो 66 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 67 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 67 के जो हो जाएगा, सॉरी 66 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। गलती हो गया था, ये बी नहीं होगा, सी आंसर होगा। 66 का सी होगा। और 65 का जो होगा वो 65 का बी होगा। और आगे देखते हैं 67 नंबर की बात करें तो 67 का आंसर ए होगा, ए हो जाएगा 67 का। और 68 की बात करें तो 68 का ऑप्शन। वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। 68 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, 68 का आंसर डी होगा। और 69 की बात करें तो 69 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, 69 के सी। और 70 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, 70 के। और 71 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 71 के आंसर। और 72 की बात करें तो 72 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 के आंसर। और 73 में आइए यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो ये जो है वो हो जाएगा संवैधानिक उपायों का अधिकार। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी।
और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार की चर्चा और मौलिक अधिकार के हनन होने पर लागू किया जाता है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 32 के अधीन 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। और उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अधीन 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है, ये याद रखिएगा। और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत नहीं किया जाता है। आगे सवाल है, आगे जो सवाल है वो हो जाएगा निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद से संबोधित करने का अधिकार है? तो ये जो अधिकार है वो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए आंसर होगा। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता का पद का सृजन किया गया है। आगे सवाल है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ से किया था? तो ये किया था वर्धा से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, वर्धा। और 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। और फिर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए करो या मरो का नारा दिए थे, ये भी याद रखिएगा। आगे सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश। और लोकसभा में मध्य प्रदेश से अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीट 6 सीट है मध्य प्रदेश में। और लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए टोटल जो है वो 47 सीट आरक्षित है पूरे भारत भर में। और लोकसभा में एससी और एसटी को कुल मिलाकर के 131 सीट आरक्षित है। और एससी के लिए सर्वाधिक सीट जो है आरक्षित सीट उत्तर प्रदेश राज्य में है। और बिहार विधानसभा में एससी के लिए 38 सीट है और एसटी के लिए 2 सीट है। बिहार के बारे में भी याद रखिएगा। आगे सवाल है, 77 नंबर में कह रहा है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, कौन था इसमें से? तो ये हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और बाकी जो 3 हैं वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन का सदस्य था। और या इसके बारे में बात करें तो रैमजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 में हिंदुओं में दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था हेतु सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था, ये याद रखिएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के बारे में। और संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था और संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा गांधी जिन्ना वार्तालाप 1945। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए 78 का। और इसके बारे में बात करें तो CR फार्मूला पेश किए जाने के बाद सितंबर 1944 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य वार्तालाप हुआ था। तो ये जो हुआ था वो 1944 में ही हुआ था, ये याद रखिएगा 1944 में। और बाकी के सब सही है। ये चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, देखते हैं क्या है। और लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी की स्थापना वो किया था USA में किया था, सैन फ्रांसिस्को में किया था 1913 में। निम्न में सबसे बाद की घटना है? तो सबसे बाद की घटना जो है वो हो जाएगा मुक्ति दिवस। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मुक्ति दिवस। और मुक्ति दिवस 1939 में हुआ था। और कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। और फिर नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना 1919 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और कांग्रेस लीग का समझौता 1916 में हुआ था। आगे सवाल देखते हैं क्या है। 80 नंबर में कह रहा है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो विलियम बेंटिक जो प्रारंभ किया है वो है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना।
ऑप्शन 3 होगा। और फिर सती प्रथा का उन्मूलन भी किया था, और एक था ठगों की संगठित गिरोह को भी दमन किया था। तो 1 और 3 और 4 ये होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, 80 होगा। और सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ था, सती प्रथा का अंत 1829। और फिर ठगों से संबंधित गिरोहों का दमन 1830 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। किसका कथन है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो ये जो कथन है वो था एचिंसन का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, एचिंसन, याद रखिएगा। और खिलाफत आंदोलन के दौरान 1919 में मोहम्मद अली ने कहा था कि वह मुसलमान पहले और भारतीय बाद में, ये कथन कहा था। आगे सवाल है, किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी। तो ये जो घंटी लगवाया था वो था जहांगीर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, जहांगीर। और जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 को आगरा के किले में हुआ था। और आगे सवाल है, आगे जो सवाल है वो है मैथ रीजनिंग का, इसका आंसर बताते हैं। 83 के आंसर ये हो जाएगा, और 84 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 84 के भी आंसर। और 85 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 85 के आंसर। और 86 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 86 के आंसर। 87 के भी ए हो जाएगा आंसर। और 88 की बात करें तो 88 में कह रहा है टाइफाइड के निदान के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण है। तो ये जो है वो हो जाएगा विडल टेस्ट, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, विडल टेस्ट, याद रखिएगा। और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। कोलोस्ट्रम में मौजूद एंटीबॉडी जो कुछ बीमारियों से नवजात की रक्षा करते हैं। तो ये जो करता है वो IgA प्रकार का, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, IgA प्रकार का। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। आगे सवाल है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है वो करता है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, और फिर इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, ये सभी पर करता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 90 के डी होगा। और 91 की बात करें तो भंवर धारा उत्पन्न होती है। तो भंवर धारा जो होता है वो होता है एक धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और यह फैराडे के प्रेरण नियम का पालन करता है, ये भी याद रखिएगा। और वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आगे सवाल है 92 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम संबंधकों के लिए सत्य नहीं है। तो ये जो सत्य नहीं है ये हो जाएगा, एंजाइम और संबंधक संदमक के मध्य सामान्यतः एक प्रबल सहसंयोजक बंधन बनता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और यही कथन गलत है। और इसके बारे में बात करें तो एंजाइम संबंधन एंजाइम की सक्रियता को कम करता है, ये याद रखिएगा। आगे जो है 93 नंबर में, 93 नंबर जो है वो रीजनिंग का है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 93 के। और 94 की बात करें तो 94 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और 95 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 95 के। और 96 की बात करें तो 96 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 97 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 97 के। और 98 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 98 के आंसर ए। और 99 की बात करें तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, 99 का। और 100 के हो जाएगा, 100 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 100 का। और 101 की बात करें तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 101 का। और 102 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 102 के आंसर। आगे सवाल है 103 नंबर में, आइए सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था अंबेडकर और गांधी के बीच में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ है। और पूना पैक्ट के द्वारा हिंदू दलितों के लिए अलग निर्वाचन देने की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था।
और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रमुख जो हैं वो मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर थे, ये याद रखिएगा। और कुछ बात करें तो गांधी जी मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन की शुरुआत 20 सितंबर 1932 को प्रारंभ किए थे, तो ये सब याद रखिएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को किया गया था। आगे सवाल है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये जो पुस्तक लिखे हैं वो लिखे हैं B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। और कुछ प्रमुख पुस्तक और उसका लेखक के बारे में बताते हैं, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर का जो पुस्तक एक है गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है, इंडियन स्ट्रगल। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और एक है अछूत कौन और कैसे ये जो बुक है वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो आगे सवाल देखते हैं, 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित किया गया है दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, दक्षिण कोरिया। पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में निधन हो गया, जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित रहे हैं? तो ये जो संबंधित हैं ये हो जाएंगे सरोद से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सरोद। ये VVI सवाल है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और गिटार वादक रॉक लीजेड का निधन हो गया है, ये भी याद रखिएगा। वीडियो हेल्पफुल है, यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया? तो ये जो है वो हो जाएगा टोटल 4 प्रतिष्ठित हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 4। और कुछ बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में 245 है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये जो मिला है वो मिला है विनोद गनात्रा को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, विनोद गनात्रा। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जो जीता है वो जैनिक सिनर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, जैनिक सिनर। और इटली के जैनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हरा करके जीता है, ये याद रखिएगा। और ये जो है वो उनका पहला विंबलडन एकल खिताब है जैनिक सिनर का। आगे सवाल 110 नंबर, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। आगे सवाल है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दिया है? तो ये हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 6 वर्ष के लिए। आगे जो सवाल है वो है 112 नंबर, कह रहा है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ब्राज़ील में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ब्राज़ील। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने इसकी मेज़बानी किए थे। आगे सवाल देखते हैं क्या है। आगे जो सवाल है 113 नंबर में मैथ रीजनिंग है, इसका आंसर बताते हैं। 113 के बी आंसर हो जाएगा इसका। और 114 की बात करें तो 114 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 115 की आंसर हो जाएगा 115 के ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। और 116 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 117 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। और 118 की बात करें तो 118 में कह रहा है सही ढंग से पकाए गए चिकन तथा अंडे से बर्ड फ्लू होने की संभावना है। तो ये जो संभावना है इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बहुत अधिक, अधिक, मध्यम, ये सब कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। और कुछ बात करें तो मनुष्य में H5N1 के उष्मायन अवधि आमतौर पर 2 से 5 दिन होता है, और लेकिन 7 दिनों तक भी हो सकता है, ये याद रखिएगा।
और एवियन इन्फ्लुएंजा के अत्यधिक रोगजनक उपभेद जो है वो अंडे के अंदर या सतह पर पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है, सूक्ष्म प्रवर्धन है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन जो है वो हो जाएगा विट्रो में पौधों का प्रवर्धन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, विट्रो में पौधों का प्रवर्धन हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा, यदि किसी चालक का विभव V=0 है तथा उसके पृष्ठ से परे कहीं भी कोई आवेश नहीं है, तब ये होता है चालक के पृष्ठ अथवा इसके भीतर आवेश होने चाहिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 20 का आंसर ये होगा। आगे सवाल है 121 नंबर, इक्वेनिल है, तो इक्वेनिल जो है वो हो जाएगा प्रशांतक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, इक्वेनिल प्रशांतक है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल 122 नंबर में जो है वो रीजनिंग का है, इसका हम आंसर बता देते हैं। 122 के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 123 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 123 के आंसर। और 124 की बात करें तो 124 के आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 125 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 126 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 126 के। और 127 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 128 की बात करें तो 128 का ए हो जाएगा इसका आंसर ए। और 129 के हो जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। और 130 की बात करें तो 130 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। 131 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 132 में कह रहा है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं, तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जगदीप धनखड़। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है 133 नंबर में, किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है, तो ये जो है वो हो जाएगा जापान। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, जापान। और भारत में तो अभी 4G भी अच्छा से नहीं चलता है और ये तो 6G लॉन्च कर दिया जापान। आगे है और कुछ बात करें तो 31 जुलाई 1995 को पहली बार भारत में मोबाइल सेवा शुरू हुआ था, तो ये याद रखिएगा भारत में मोबाइल के बारे में। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है, तो ये जो भाषा है वो हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, संस्कृत। और कुछ भाषा के बारे में बताते हैं जो कि शास्त्रीय भाषा घोषित वर्ष किया गया था, तो तमिल को 2004 में वर्ष घोषित किया गया था। और संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा वर्ष घोषित किया गया था। और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा वर्ष घोषित किया गया था। ये सब याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट था जो बता दिए। और बंगाली को जो किया गया है वो 2024 में किया गया है। आगे सवाल है, कौन खाली स्थान को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो पेश किया गया है वो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1974 से 1978 तक चला है। और एक याद रखिएगा, एक सवाल ऐसा पूछा था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्षों के लिए चला था, तो ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो केवल 4 वर्षों तक ही चला था। आगे सवाल है, भारत में किसी लघु उद्योग को किसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, तो ये जो परिभाषित किया जाता है वो किया जाता है किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 136 के बी होगा। और 137 में क्या है, खाली स्थान को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो भारत में गुजराती नव वर्ष के मनाया जाता है वो है बेस्तु बरस। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बेस्तु बरस को मनाया जाता है। और कुछ राज्य और उसके पर्व के बारे में बताते हैं, तो सिक्किम में लोसांग पर्व मनाया जाता है, लद्दाख में लोसर, और लोहड़ी जो है वो पंजाब में मनाया जाता है, और कर्नाटक में कंबाला मनाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। और केरल में विशु मनाया जाता है। आगे सवाल है 138 नंबर, यूरोपीय देश एस्टोनिया की राजधानी क्या है, तो एस्टोनिया की राजधानी तालिमत्र है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, तालित्र याद रखिएगा।
तालिन है, तालिन। और कुछ बात करें तो एस्टोनिया देश के मुद्रा जो है वो यूरो है, और फिनलैंड की मुद्रा यूरो है, और फिर गिनी फ्रैंक गिनी देश का मुद्रा है। ये सब याद रखिएगा। इंडिया 2020 ए विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम के लेखक कौन है? तो इंडिया 2020 ए विजय फॉर अ न्यू मिलेनियम के लेखक जो हैं वो हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, एपीजे अब्दुल कलाम। आगे सवाल है 140 नंबर में, कह रहा है ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया है 2006 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 2006। और नरेगा को ही 2009 में मैं जोड़ करके मनरेगा कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2009 में, याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके, नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था। आगे सवाल है भारत और नेपाल के बीच कोसी परियोजना पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो ये किया गया था 1954 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 1954। आगे जो है वो मैथ रीजनिंग का है सवाल। 142 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 143 के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 144 के आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 145 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 145 के आंसर। और 146 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 147 में जो है वो कह रहा है अपशिष्ट जल के बीओडी की मात्रा को मापने के द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है ऑक्सीजन की खपत। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन की खपत। आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव जो नहीं है वो हो जाएगा स्यूडोमोनास। ऑप्शन डी आंसर हो इसका, स्यूडोमोनास हो जाएगा। और स्यूडोमोनास एक डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु है, ये याद रखिएगा। 149 में है किसी बिंदु धनावेश को किसी वियुक्त चालक गोले के निकट लाया गया है, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चित्र है। तो ये जो चित्र है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, चित्र 1 आंसर होगा इसका। ये चित्र है, देख लीजिए, ये वाला चित्र है। 150 आज का आखिरी सवाल है निम्नलिखित बहुलकों में कौन सा बहुलक ताप सुघाटी नहीं है? तो कौन सा बहुलक जो है वो ताप सुघाटी नहीं है? तो ये हो जाएगा नियोप्रीन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, नियोप्रीन। तो ये था बिहार एसएससी सीजीएल 4 एएसओ के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये जो सेट है वो बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। और क्योंकि ये सभी का जो है सिलेबस सभी का सेम है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।